हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं हूं आपकी ऋचा तिवारी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं मैं लेक्चर्स कब कब अपलोड करूंगी सो दैट यू कैन फॉलो माय चैनल अकॉर्डिंगली। तो उसका आंसर है एवरी सैटरडे एंड संडे आई विल बी अपलोडिंग माय वीडियो। और 1 जुलाई से मैं एक्सटेंशन एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस के पर्टिकुलर नोट्स अपलोड करूंगी जो कि आपके जेआरएफ के लिए ये इम्पॉर्टेंट हैं। करंट अफेयर्स का भी एक सेक्शन होगा जो कि मंथ में 2 बार मैं अपलोड करूँगी करंट अफेयर्स। 1 to 15 डेट का एक बार एंड देन 16 to 30 डेट का। आज का लेक्चर मैंने स्टार्ट किया है इरिगेशन मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद माय लेक्चर। मेरा ये लेक्चर है आपका इरिगेशन मैनेजमेंट पे। तो सबसे पहले हमें इन दो टर्म्स को समझना है कि इरिगेशन क्या है और मैनेजमेंट क्या है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म इरिगेशन। इरिगेशन जो है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाइंग मॉइस्चर एसेंशियल टू द प्लांट ग्रोथ। ये डेफिनेशन जो है हैंसन एट ऑल ने 1980 में दिया था। इसका मतलब है कि जब हम खुद से आर्टिफिशियली जो है एप्लीकेशन ऑफ वाटर और सॉइल को दे रहे हैं उसके एक किसके लिए, क्रॉप के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो उसे हम इरिगेशन कहते हैं। अगर नेचुरली ये एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू प्लांट्स हो रहा है तो उसे हम रेनफॉल कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली इरिगेट कर रहे हैं, आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं वाटर टू द प्लांट्स। उसके बाद अब हैंसल एट ऑल ने ये भी कहा था कि इरिगेशन जो है वो सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नहीं, बाकी उसके एडिशनल भी बेनिफिट्स हैं। जैसे कि ऐड वाटर करता है सॉइल को टू सप्लाई द मॉइस्चर फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड टू प्रोवाइड द क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट द शॉर्ट ड्यूरेशन ड्राउट। पॉइंट है आपका टू कूल द सॉइल एटमॉस्फेयर देयर बाय मेकिंग मोर फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। अब हमें भी पता है, हमने एसी क्यों लगवाया है घर में, कि हमें फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल सके, कि ज़्यादा गर्मी में भी हम अपना एफिशिएंटली काम कर सके। तो उसी तरीके से हम पानी दे रहे हैं टू कूल द सॉइल एटमॉस्फेयर। फोर्थ पॉइंट है टू वॉश आउट और डाइल्यूट सॉल्ट्स इन द सॉइल। अगर सॉल्ट्स जो हैं, जैसे एवापोरेशन होता है तो क्या होता है, ये हम डीप में बाद में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर सुपरफिशियली हम देख लेते हैं कि ये वॉश आउट कर देता है डाइल्यूट सॉल्ट्स को। कि जब पानी में कुछ ना कुछ सॉल्ट्स होता है और जब एवापोरेशन के टाइम पे वो क्या हो जाएगा, सॉइल सरफेस पे आ जाता है। तो इरिगेशन दे के टाइम पे क्या होता है, ये वॉश आउट कर देता है, तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं क्रॉप को वो नहीं होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है टू रिड्यूस द हजार्ड्स ऑफ द सॉइल पाइपिंग। सॉइल पॉपिंग का जो हजार्ड्स है उसको ये रिड्यूस कर देता है इनटू सॉफ्टन द टिलेज पैन्स। तो ये जो टिलेज पैन एंड सॉइल पाइपिंग की बात है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये अभी हमने डेफिनेशन देखी जो हैंसल एट ऑल ने दी थी 1980 में, और उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे इरिगेशन के। लेकिन मेनली जो प्रैक्टिसिंग ऑफ इरिगेशन जो है ये हम केवल 3 रीजंस के कारण करते हैं। पहला ये कि इरिगेशन ओनली कैन इंश्योर अ स्टेबल सिस्टम ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्या है, हमें पता है कि खरीफ के सीज़न में बरसात होती है, ठीक है, वो एडिक्वेट है फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। लेकिन क्या है, हमारा जो रेनफॉल है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द ईयर्स, ठीक है। और ईयर टू ईयर क्या होता है वो भी फिर भी वेरिएबल हो जाता है। तो ड्राईलैंड फार्मिंग क्या हो जाएगा, एक हमारा रिस्की एंटरप्राइज हो जाएगा। तो अगर हम उसमें इरिगेशन इंश्योर कर देते हैं तो फिर इरिगेशन जो है एक स्टेबल सिस्टम ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मेंटेन करेगा। सेकेंड पॉइंट है आपका लॉन्गर इफेक्टिव क्रॉप ग्रोइंग पीरियड। द सेम थिंग कि लॉन्गर इफेक्टिव, हमें पता है कि खरीफ के सीज़न में तो हम क्रॉप्स ले ही सकते हैं, लेकिन हमें रबी और जायद के सीज़न में भी तो क्रॉप्स लेनी होंगी ना, तो फिर हम मल्टीपल क्रॉपिंग परमिट कर पाएंगे। तो इसलिए इरिगेशन जो है वही एक मेनली जो है प्रोलॉन्ग करता है आपका इफेक्टिव क्रॉप ग्रोइंग पीरियड। थर्ड पॉइंट है एडिशनल इनपुट्स बिकम इकोनॉमिकली फिजिबल। भाई हमने क्रॉपिंग सेटअप किया अपना, क्रॉपिंग सिस्टम मेंटेन किया, ठीक है, इरिगेशन दिया ही नहीं, हमने हाई इनपुट्स लगा दिए, फर्टिलाइज़र लगा दिया, हर्बिसाइड्स डाल दिया, और जो क्रॉप क्या है, क्रॉप को फेवरेबल इन्वायरमेंट मिला ही नहीं, ही पानी मिला ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉप फेल हो जाएगा। तो इसलिए अगर इरिगेशन है तभी हमारा इनपुट्स जो है वो बिकम इकोनॉमिकली फिजिबल हो जाता है। जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं तो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे कि सॉइल हमारा नेचुरल रिसोर्स है,
क्रॉप खुद एक नेचुरल रिसोर्स है हमारा। फिर है लाइट रिसोर्स को हम यूज़ करके ही हम आउटपुट मतलब एट लास्ट हम ग्रेन्स या फिर सीड्स जो है वो ऑब्टेन करते हैं। और हम वाटर एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं। अब इन सारे रिसोर्सेज को हम एफिशिएंटली यूज़ करें कि हमें बेटर आउटपुट मिले। तो मैनेजमेंट जो है यही सिखाता है। क्या कहता है वो कि द एलोकेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट एंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स विदाउट इरोडिंग द एनवायरनमेंट। तो मैनेजमेंट समझ में आ गया। इरिगेशन की डेफिनेशन हम समझ गए, मैनेजमेंट क्या होता है वो हम समझ गए। तो इन दोनों को जब साथ में समझेंगे तो वही हो गया कि द मैनेजमेंट ऑफ वाटर बेस्ड ऑन द सॉइल एंड क्रॉप एनवायरनमेंट टू ऑब्टेन बेटर yield बाय एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर विदाउट एनी डैमेज टू द एनवायरनमेंट। तो इसी चीज़ को हम कहेंगे इरिगेशन मैनेजमेंट। लेकिन इस इरिगेशन मैनेजमेंट को अचीव करने के लिए हमें कुछ स्टडी करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्टडी। जैसे कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि सॉइल का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। दूसरा चीज़ है कि बायोलॉजी ऑफ क्रॉप प्लांट्स क्या है। तीसरा क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल क्या है। टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर क्या है। मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर क्या है। क्लाइमेटोलॉजिकल और मेट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन इरिगेशन क्या है। और लास्ट में इन्वायरमेंट एंड इट्स चेंजेस ड्यू टू इरिगेशन। अब सॉइल का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें क्यों पता होना चाहिए। जैसे हमें पता है कि क्ले सॉइल जो होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हमें फ्रीक्वेंट इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, तो हमें फ्रीक्वेंट एंड इरिगेशन करना है। तो ये उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ। बायोलॉजी ऑफ क्रॉप प्लांट्स, हमें पता है कि कुछ क्रॉप्स जो होते हैं वो एफिमरल्स होते हैं, कुछ ड्राउट रेजिस्टेंस होते हैं, कुछ ड्राउट टॉलरेंस होते हैं किसी को पानी ज़्यादा चाहिए, किसी को पानी कम चाहिए। तो इसीलिए हमें बायोलॉजी ऑफ क्रॉप प्लांट्स भी पता होना चाहिए। तीसरा क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, भाई हमें पता चला कि हमने राइस प्लांट लिया, हमें पता है कि राइस को पानी ज़्यादा चाहिए, शुगर केन को पानी ज़्यादा चाहिए। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि आसपास में पानी है कितना, ग्राउंड वाटर है कि नहीं है कि हम उस क्रॉप को इरिगेट कर सकते हैं, या वहाँ पे रेनफॉल कैसा हो रहा है, हम किस सीज़न में ले रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल पता होना चाहिए। टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर, हमें किस टाइम पे पानी को अप्लाई करना है ये भी पता होना चाहिए। ये नहीं कि हम फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड ऑफ द हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप हमें इरिगेट ही करना है, नहीं, हमें ये उसका ऑप्टिमम एप्लीकेशन एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर पता होना चाहिए। फिर है आपका मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर, कि हमें स्प्रिंकलर करना है या ड्रिप करना है या सरफेस एंड फ्लडिंग करना है, क्या किस तरीके से हमें उसको पानी अप्लाई करेंगे तो हमारा जो पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना हो और उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। क्लाइमेटोलॉजिकल और मेट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन इरिगेशन, जैसे हमें पता है कि हीट वेव्स आने वाले हैं या फिर फ्रॉस्ट आने वाला है। तो फ्रॉस्ट आने से पहले अगर हमने सॉइल में ये वाटर अप्लाई कर दिया तो फ्रॉस्ट के डैमेज से पानी जो है वो बचा सकता है। फिर इन्वायरमेंट एंड इट्स चेंजेस ड्यू टू इरिगेशन, हम पानी अगर दे रहे हैं, इरिगेट हम कर रहे हैं, तो उसका इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए। इन जनवरी 1985 मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो है वो फॉर्म्ड हुआ था। उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन एंड पावर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करते थे रिलेटेड टू द इरिगेशन। लेकिन फिर इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन को इस मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन एंड पावर से बायफॉर्केट करके उसे एक रिकन्स्टिट्यूट कर दिया गया था एज अ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ये कब हुआ था? जनवरी 1985 में। तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज मेनली एपेक्स बॉडी है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करता है रिगार्डिंग वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। इन जुलाई 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज को फिर से रीनेम कर दिया गया और उसमें रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन ऐड कर दिया गया। मींस जो ये रिवर डेवलपमेंट गंगा रेजुवेशन मेनली काम करता है कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन इन द रिवर गंगा। तो इन जुलाई 2014 मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रीनेम्ड एज अ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन। फिर 14 जून 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रेजुवेशन को वो फिर से रीनेम कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसमें दो डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेशन, और सेकेंड डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन।
अब इस मिनिस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है, जो कि हेडेड बाई होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो कि प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। उनके अंडर में काम करेगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति। जो प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति जो है वो हैं श्री रतन लाल कटारिया। फिर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रेजुविनेशन के ये जो सेक्रेटरी हैं वो हैं आपके श्री यूपी सिंह। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग माय चैनल, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि वाटर रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड क्या है, वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया क्या है। थैंक यू।